हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात कर रहे हैं अपने इस वीडियो में राज्य आधारित करंट अफेयर। ठीक है, राज्य आधारित करंट अफेयर के बारे में। इसमें राज्य आधारित सभी करंट अफेयर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, ये पार्ट 2 है उसी सीरीज का। और ये महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्यों हो जाता है, आपके एग्जाम में राज्य आधारित जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उन राज्य आधारित करंट अफेयर में एक तो यूपी स्पेशल का सेक्शन, जैसे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी स्पेशल का सेक्शन अलग हो गया कि वहां पे स्पेसिफिक रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। लेकिन राज्य आधारित का तात्पर्य क्या है, किसी राज्य में जो कुछ विशेष हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर उसका महत्व है, उन राष्ट्रीय स्तर के महत्व के प्रश्नों को जो राज्य आधारित है उनको एक साथ समाहित करते हुए इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी यूपी पीसीएस परीक्षा जो 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसी के साथ में 13 दिसंबर को प्रस्तावित बिहार पीसीएस की परीक्षा, साथ ही साथ 22 और 23 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित आरओ की जो परीक्षा है, उन परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को साझा भी करिएगा। आइए देखते हैं अपना टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा, कुंभलगढ़ राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, राजस्थान का छठवां टाइगर रिजर्व कौन सा होगा, सबसे पहले तो यही जान लो। तो कुंभलगढ़ जो है वो राजस्थान का छठवां टाइगर रिजर्व होगा। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व में 5 जिले उदयपुर, राजसमंद, मेवाड़, पाली और सिरोही इलाके शामिल होंगे। कितने जिले शामिल होंगे जो कुंभलगढ़ राजस्थान का छठवां टाइगर रिजर्व बनेगा, उसमें कितने जिले सम्मिलित होंगे? तो याद रखना 5 जिले शामिल होंगे। कितने जिले? 5 जिले शामिल होंगे। कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, पाली और सिरोही, ये 5 जिले हैं जो इसमें शामिल होंगे कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व में। आगे हम बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विसधरी और धौलपुर करौली रिजर्व है। कौन कौन से हैं? रणथंभौर कहां पे है? राजस्थान में है। सरिस्का कहां पे है? राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स कहां पे है? राजस्थान में है। रामगढ़ विसधरी कहां पे है? ये भी राजस्थान में है। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है, तो 5 राजस्थान में ऑलरेडी थे और छठवा कौन सा बनेगा? तो कुंभलगढ़ राजस्थान में ये छठवा बनेगा। टोटल 5 जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, आप सबकी आवाज पार्टी महत्वपूर्ण हो जाता है 70वीं बीपीएससी के लिए। जैसे जन स्वराज पार्टी, ठीक है, जन स्वराज पार्टी बनी थी, ठीक, तो उसी प्रकार जैसे जन स्वराज पार्टी का गठन बिहार में किया गया, उसी तरह आप सबकी आवाज एक पार्टी है। इस पार्टी का गठन किसने किया है? तो जो आपकी आवाज पार्टी है, आप सबकी आवाज पार्टी, इसका गठन देखा जाए तो बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, आरसीपी सिंह के द्वारा किया गया है इस पार्टी का गठन। पहले ये नीतीश कुमार की पार्टी में थे, फिर बीजेपी में गया और अब इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी बना ली है। उस पार्टी का नाम क्या है? आप सबकी आवाज पार्टी। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? जब 68 बीपीएससी का एग्जाम आप दे रहे थे, उस टाइम लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था। इस वजह से यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर आबाद हुआ जंगल। उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान ने पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में जापानी मियावाकी पद्धति से 2450 मीटर की ऊंचाई पर 2000 वर्ग मीटर के दायरे में जंगल तैयार किया है। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का जो मुनस्यारी क्षेत्र है वो अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है और वहां पर जापान के मियावाकी पद्धति से, जापानी पद्धति है मियावाकी पद्धति, इस पद्धति से 2450 मीटर की ऊंचाई पर 2000 वर्ग मीटर के, ठीक है, 2000 वर्ग मीटर के जंगल को तैयार किया गया है। इसके पूर्व यह रिकॉर्ड इटली के सर्डानिया में 1836 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगल के नाम था। ठीक है, तो अब क्या हो गया है? यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मियावाकी पद्धति से विकसित जंगल है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है? 2000 वर्ग मीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, आगे देखें, विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट। यह आपकी परीक्षा में पूर्व में पूछा भी जा चुका है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट कौन सा है। ठीक है, इसके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहां पे ये फिर से चर्चा में आ गया है। इसके बारे में क्या क्या खास है आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थापित विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट ने पूर्ण क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो जान लो ये स्थित कहां पे है।
तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस जिले में अवस्थित है? तो ये खंडवा जिले में अवस्थित है। खंडवा जिले के अंतर्गत ओमकारेश्वर, ठीक है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आप जानते होंगे। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, तो ओमकारेश्वर जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में यह अवस्थित है। कहां पे, किस नदी पर बना हुआ है? ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। क्यों? फ्लोटिंग है, तैरता हुआ, ठीक है, नदी के ऊपर तैरता हुआ ये सोलर प्रोजेक्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नदी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, और इसने क्या किया है, ये अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार इसने विद्युत उत्पादन स्टार्ट कर दिया है। इस वजह से ये चर्चा में आया था, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भारत के मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर अवस्थित ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। आगे देखें, रक्षा मंत्री ने युद्ध स्मारक और लौह पुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है। रक्षा मंत्री के द्वारा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मेजर रोलेंग नाव बाबा थामिम वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसका नाम क्या दिया गया? देश के वल्लभ। ठीक है, प्रतिमा का नाम क्या दिया गया है? देश के वल्लभ। इस प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और ये युद्ध स्मारक और लौह पुरुष की प्रतिमा का अनावरण किस प्रदेश में किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इसका अनावरण किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, तो भारत का पहला लेखक गांव, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला लेखक गांव क्यों महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से? देखिए, भारत का पहला लेखक गांव उत्तराखंड के देहरादून स्थित थानो विलेज में, कहां पे? थानो विलेज में स्थापित किया जा रहा है। ये कहां पे अवस्थित है? तो उत्तराखंड के देहरादून में अवस्थित है। देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, ये भारत का पहला, जैसे ही आता है भारत का पहला, भारत का प्रथम, विश्व में प्रथम, विश्व का पहला, तो वो सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत का पहला लेखक गांव है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये आगामी उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा जो वर्ष 2025 25 जून को प्रस्तावित है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो भारत का पहला लेखक गांव उत्तराखंड के देहरादून के थानो विलेज में स्थापित किया जा रहा है। राइटर विलेज पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे, तो उन्हीं के दिमाग की उपज है ये। ठीक है, राइटर विलेज। आगे देखें, गुजरात के बरडा वन्यजीव अभयारण्य का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, धनतेरस के दिन यानी कि 29 अक्टूबर को देवभूमि द्वारिका के करपुड़ी चेकपोस्ट पर एशियाई शेरों का दूसरा अभ्यारण्य शुरू किया गया। ठीक है, बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य में ही एशियाई शेरों का, ठीक, पहले तो क्या, कहां पे? गिर में स्थापित था पहला एशियाई शेरों का जो आवास था, वो स्थापित था। अब क्या, एशियाई शेरों का दूसरा नया अभ्यारण्य कहां पे स्टार्ट किया गया है? तो बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्टार्ट किया गया। ये कहां पे है? तो ये गुजरात में अवस्थित है। गिर भी गुजरात में अवस्थित था, बरडा भी गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, आगे बात करें, एनटीपीसी और भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में सतत ऊर्जा प्रवाह के लिए सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड की स्थापना की जाएगी। किसके किसके द्वारा? तो एनटीपीसी और भारतीय सेना के सहयोग से, भारतीय सेना के सहयोग से लद्दाख में सतत ऊर्जा प्रवाह के लिए सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एनटीपीसी और भारतीय सेना द्वारा सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप? याद रखना, लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। आगे देखें, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, यह आपकी सीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहटा में एक ड्राई पोर्ट की स्थापना की है। ठीक है, इसे इनलैंड पोर्ट भी कहा जाता है। क्या? इनलैंड पोर्ट भी कहा जाता है। यह एक तरह का ऐसा कार्गो टर्मिनल है जो सड़क या रेलवे नेटवर्क के जरिए बंदरगाहों से सीधा जुड़ा होता है। जो इनलैंड पोर्ट होता है, वो इनलैंड पोर्ट कैसे होता है? इनलैंड पोर्ट
सड़क या रेलवे के मार्ग से जो बंदरगाह समुद्र तट पर अवस्थित होते हैं उनसे सीधे जुड़ा होता है। इसी वजह से इनको इनलैंड पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, ये शहरों के बीच में अवस्थित होते हैं। और ये कहाँ पे, तो जो पटना का बिहटा है, ठीक है, तो बिहार सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहटा में, कहाँ पे, बिहटा में एक ड्राई पोर्ट की स्थापना की गई है और इस प्रकार ये बिहार का पहला ड्राई पोर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखें, प्रधानमंत्री उड़ीसा में करेंगे 150 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास। ठीक, पीएम नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा जयंती व जनजातीय गौरव दिवस, सबसे पहले महत्वपूर्ण जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना, बिरसा मुंडा की जयंती होती है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को राउरकेला में, कहां पे, राउरकेला में बिरसा मुंडा की 150 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास करेंगे। ठीक है, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उड़ीसा का राउरकेला है वहां पर बिरसा मुंडा की 150 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और बिरसा मुंडा की जो जयंती होती है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 5 जनजातीय प्रतिभाओं को सम्मानित भी करेंगे। इसी के साथ क्या होगा, जब प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा उसी के साथ में 5 जनजातीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। आगे देखें, तो प्रधानमंत्री शहीद माधव सिंह पॉकेट खर्च छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत भी करेंगे। यहीं पर क्या होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना है, छात्रवृत्ति योजना, उसका नाम क्या है, शहीद माधव सिंह पॉकेट खर्च छात्रवृत्ति योजना। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया जाएगा। कहां पे, उड़ीसा में। ये उड़ीसा की योजना है। ठीक है, उड़ीसा सरकार की योजना है शहीद माधव सिंह पॉकेट खर्च छात्रवृत्ति योजना। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि शहीद माधव सिंह पॉकेट खर्च छात्रवृत्ति योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है। ठीक है, तो ये उड़ीसा राज्य की योजना है। ठीक है, ओडिशा राज्य की योजना है। आगे बात करें, हरियाणा कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में कोटा देने के निर्णय को लागू कर दिया है। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो कोटा के अंदर जो कोटा होता है ना, आरक्षण के अंदर आरक्षण देना का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो उस फैसले को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो हरियाणा ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कोटे के अंदर आरक्षण दिया जाएगा, जो आरक्षण होता है आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाएगा, उस फैसले को लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्नाटक के सभी आवासीय विद्यालय महर्षि वाल्मीकि के नाम पर होंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य ने फैसला लिया है कि वहां के जितने भी आवासीय छात्रावास हैं, ठीक है, आवासीय विद्यालय, ठीक है, तो आवासीय विद्यालय जो है ये किसके नाम पर रखे जाएंगे, तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखे जाएंगे। ठीक, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। और महर्षि वाल्मीकि के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अयोध्या का हवाई अड्डा है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही अवस्थित है, उन्हीं के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप जान लीजिए जो आवासीय विद्यालय है इनका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने का निर्णय किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। साथ ही साथ याद रखिए कि जो कर्नाटक के रायचूर यूनिवर्सिटी का भी महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी के नाम पर पुनः नामकरण किया जाएगा। जो कर्नाटक का रायचूर विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय का पुनर्नामकरण किया जाएगा। और पुनर्नामकरण किसके नाम पर रखा जाएगा, उनका पुनः नामकरण करके, तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इसको महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अब रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तित करके क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रायचूर यूनिवर्सिटी कहां पे अवस्थित है, तो रायचूर यूनिवर्सिटी जो है ये कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखें, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में संस्कृत अनिवार्य की जाएगी। जो उत्तराखंड है वहां पे जो मदरसा बोर्ड में जो पढ़ाई होती है ना, ठीक है, मदरसा बोर्ड जो मदरसे में पढ़ाई होती है वहां पे अब संस्कृत को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश में, ठीक है, उत्तराखंड में 416 शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, आगे बात करें, संस्कृत के साथ कंप्यूटर अध्ययन के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा। मतलब आप वैदिक शिक्षाएं भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आधुनिक शिक्षाएं भी ले सकते हैं मदरसे में। ठीक है, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संस्कृत की जो पढ़ाई है मदरसा बोर्ड के द्वारा लागू कर दी गई है। उत्तराखंड के 416, ठीक,
416 संस्थानों में ये शिक्षा दी जाएगी संस्कृत की। उसी के साथ क्या होगा कि अब कंप्यूटर यानी कि आधुनिकता से भी परिपूर्ण होंगे जो मदरसा में पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक है, ऐसा निर्णय लिया है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने। आगे देखिए, हरियाणा में नायब सिंह सैनी पुनः सीएम बने हैं। जो नायब सैनी थे ये पुनः सीएम बन गए हैं। तो हरियाणा, और जैसा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव हुआ था, उनके रिजल्ट आए थे, तो वही अक्टूबर का हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत जो पार्ट 1 आया था उसमें हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का जो हुआ था उनके बारे में जान लिया था। यहाँ पर देखते हैं, और अभी जो उत्तराखंड जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे उनके बारे में फिर से जानेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी हम हरियाणा के बारे में जानते हैं। तो नायब सिंह सैनी दूसरी बार बने हरियाणा के मुख्यमंत्री। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सैनी के साथ 11 कैबिनेट मंत्रियों और 2 राज्य मंत्रियों, ठीक है, 11 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इनका नाम क्या है, तो नायब सिंह सैनी इनका नाम है। ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और इनको शपथ किसने दिलवाई, तो जो हरियाणा के राज्यपाल है उनका नाम क्या है, बंडारू दत्तात्रेय इनका नाम है। ठीक है, तो याद रखना राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल है। इनके साथ में 11 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। ठीक है, आगे देखिए, इंदौर में स्वच्छता है 17वां संस्कार। जैसे 16 संस्कार होते हैं जो हिंदू मान्यता है, सनातन मान्यता के अनुसार जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मानते हैं कि उनके जीवन काल में 16 संस्कार होते हैं। लेकिन जो इंदौर है, इंदौर ने क्या घोषित किया है, इंदौर ने घोषित किया है कि स्वच्छता को ये 17वां संस्कार घोषित करते हैं। ठीक है, 17वां संस्कार के रूप में स्वच्छता को इन्होंने घोषित किया है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई थी जनवरी 2024 में, उसके अनुसार अगर जो देखा जाए तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर था। ठीक है, सूरत के साथ इंदौर इस बार सबसे स्वच्छ शहर था। वही अगर हम बात करें तो लगातार 6 सालों से इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाता रहा है। आगे देखें, राज्य माता गौ माता। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो गाय हैं, देसी गाय हैं, उनको राज्य माता का दर्जा प्रदान किया गया, घोषित किया गया है कि वो राज्य माता कहलाएंगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों के महत्व को देखते हुए उन्हें राज्य माता गौ माता घोषित किया है। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि देसी गायों को राज्य माता का दर्जा किस राज्य के द्वारा दिया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे देखें, बिहार में नई जन स्वराज पार्टी की घोषणा। आपकी आवाज पार्टी के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। ये दूसरी पार्टी है जन स्वराज पार्टी, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में जय बिहार के उद्घोष के साथ प्रशांत किशोर, जिनको आप शॉर्ट में पीके के नाम से जानते हैं, प्रशांत किशोर के साथ ने एक नई राजनीतिक दल की सार्वजनिक घोषणा की। ठीक है, और ये जो दल होगा, इस दल का नाम क्या होगा, इस दल का नाम होगा जन स्वराज पार्टी। आगे देखें, भारतीय विदेश सेवा, ठीक है, जो आईएफएस है, पूर्व आईएफएस अधिकारी, उनका नाम क्या है, मनोज भारती। ठीक है, तो मनोज भारती को जो जन स्वराज पार्टी है उसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, संस्थापक कौन है इस पार्टी के, तो प्रशांत किशोर इसके संस्थापक है, जबकि मनोज भारती इसके कार्यकारी अध्यक्ष है। आगे देखिए, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सुमंगर का अनावरण किया गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पहली बार है, ठीक है, कि बिहार के राजगीर में, राजगीर ही नहीं पूरे बिहार में पहली बार है कि किसी हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, पटना में इसका अनावरण किया गया। जो ये शुभंकर है, शुभंकर का अनावरण कहां पे किया गया, तो पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान एवं उप कप्तान क्रमशः सलीमा टेटे, जो सलीमा टेटे हैं वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, जबकि नवनीत कौर कौन है, ये भारतीय महिला हॉकी टीम जो है उसकी उप कप्तान है। तो इन्हीं के द्वारा इसका अनावरण किया गया। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर में कब से स्टार्ट होगी, तो 11 नवंबर से ये प्रारंभ हो जाएगी। अगर हम बात करें तो बिहार में पहली बार आयोजित की जा रही अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में 6 टीमें शामिल होंगी। पहली बार है जब बिहार में हॉकी की कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, तो इस वजह से ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कहां पे आयोजित होगा ये भी याद रखिएगा, तो ये राजगीर में आयोजित किया जाएगा।
आगे बात करें बंजारा विरासत म्यूजियम, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के वाशिम में इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम स्थित पाहोर देवी में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहां पे अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में बंजारा विरासत म्यूजियम निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप टिक करके आइए कि महाराष्ट्र में बंजारा विरासत म्यूजियम अवस्थित है। ठीक है। वाशिम में प्रधानमंत्री ने संत सेवालाल और संत राम महाराज वास की श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बंजारा विरासत म्यूजियम वाशिम महाराष्ट्र में अवस्थित है। आगे देखें, द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इसके बारे में जान लेते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी कहां पे अवस्थित है? अहमदाबाद यूनिवर्सिटी गुजरात में अवस्थित है। तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया है। यूनिवर्सिटी ने इस इंस्टीट्यूट को खासकर ग्लोबल साउथ देशों के ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया। जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उन देशों को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया गया है? तो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया गया है? तो याद रखना, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया गया है। आगे देखें, सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा सरकारी दफ्तर जो होते हैं वहां पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे संबंधित जो तथ्य उन तथ्यों को देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में अब फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य दूसरी सोशल मीडिया साइटें नहीं चलेंगी। ITDA डाटा सेंटर में हुए साइबर अटैक के बाद शासन ने कई कड़े फैसले लिए हैं। डाटा सेंटर की सुरक्षा और मशीनों को सुरक्षित संचालन के लिए SOP भी जारी की जाएगी। ठीक है, जो डाटा सेंटर है उनकी सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा SOP भी जारी की जाएगी। आगे से बिना सिक्योरिटी ऑडिट के कोई भी मशीन संचालित नहीं की जाएगी। यह भी बताया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा कि आगे से कोई भी जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, वो बिना ऑडिट के संचालित नहीं की जाएंगी। क्यों? ताकि साइबर अटैक से बचाया जा सके। ठीक है, तो याद रखना कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सभी सरकारी दफ्तरों से सोशल मीडिया बैन कर देगा? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया। आगे देखें, तो आप सभी जानते होंगे एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में सारी चीजें बताई गई थी कि कैसे प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। ठीक है, दृष्टि मैगजीन में उसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं कि केरल विधानसभा ने एक साथ चुनाव कराने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है। मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल विधानसभा के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, तो केरल राज्य है जिसने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद राज्य जाति सर्वेक्षण है वो करने वाला तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद अब तेलंगाना तीसरा राज्य बन जाएगा जिसने राज्य आधारित जातीय सर्वेक्षण होता है राज्यों का, तो राज्यों में जातीय सर्वेक्षण करने वाला तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद। आगे देखें, महाराष्ट्र में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नामकरण जो किया जाएगा किसके नाम पे किया जाएगा? तो जो महाराष्ट्र का राज्य कौशल विश्वविद्यालय है उसका नाम किया जाएगा रतन टाटा जी के नाम पे। ठीक है, अब इसको रतन टाटा जी के नाम पे राज्य कौशल विश्वविद्यालय को जाना जाएगा महाराष्ट्र के। मराठी भाषा भवन को एकनाथ शिंदे के द्वारा शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो मराठी भाषा के संरक्षण एवं अनुसंधान के लिए इस भवन का लोकार्पित किया गया। ठीक है, मराठी भाषा के संरक्षण और अनुसंधान तथा उसके विकास के लिए मराठी भाषा भवन का सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा लोकार्पण किया गया है। ठीक है, आगे देखें, उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने। यहां पे लिखा है केंद्र शासित प्रदेश। जब केंद्र शासित प्रदेश बना 2019 में, उसके बाद पहली बार चुनाव का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में, और इसी के साथ जो उमर अब्दुल्ला है वो जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बन गए हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसके उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला सहित 6 मंत्रियों को उनके पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एकमात्र हिंदू विधायक सुरेंद्र चौधरी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उसके एकमात्र विधायक हैं सुरेंद्र चौधरी, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आप टिक करके आइएगा कि सुरेंद्र चौधरी जो है ये उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है। स्वच्छता से समृद्धि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके बारे में जान लेते हैं। तो द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ने दार्जिलिंग के पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित किया गया है। ठीक, इसे स्वच्छता से समृद्धि नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, तो इसको नाम दिया गया स्वच्छता से समृद्धि। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्वच्छता से समृद्धि ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में आपने जान लिया कि हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ने दार्जिलिंग के पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित किया है। अब हमने यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे राज्य आधारित, उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है, और उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने के बाद कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। प्रश्न देखते हैं क्या है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने। देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे आ भी गया। पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सुरेंद्र सूर, सुरेंद्र चौधरी, उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, गुजरात राज्य के द्वारा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा या महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। अहिल्याबाई होलकर, रतन टाटा, संभाजी महाराज या बाला साहब ठाकरे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बंजारा विरासत म्यूजियम की स्थापना की गई है। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या गुजरात। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात करेंगे, खेल परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को साझा करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।